अन्नदाता, अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सेमियल्ता के पौधों पर लाख कीट का पालन और जरूरी देखरेख। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन करके कमाएं अधिक मुनाफा। झारखंड सहित बिहार के कई किसान सेमियल्ता के पौधों पर लाख के कीटों को पालकर लाख उत्पादन करते हैं। वहीं कुछ किसान सेमियल्ता के पौधों पर लाख कीटों का पालन करते हुए विभिन्न फसलों की अंतर्वर्तीय खेती भी करते हैं। ऐसे में अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान किन किन बातों पर खास ध्यान दे, जानते हैं भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद संस्थान रांची के विशेषज्ञ पी पटमाझी से। लाह उत्पादन के मामले में झारखंड विश्व में पहला स्थान रखता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 15 से 16 हजार टन लाह का उत्पादन होता है। यहाँ के किसान लाह उत्पादन के लिए बेर, पलास और कुसुम के अलावा सेमिया लता के पौधों का भी सहारा ले रहे हैं। सेमिया लता में लाह उत्पादन करके किसान साल में लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। सेमिया लता एक प्रकार का पौधा होता है जो 5 से 7 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। खाली पड़ी बंजर जमीन पर भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। अधिक ऊंचाई नहीं होने के कारण इस पौधे में लाह के कीट लगने में आसानी होती है। इसके अलावा किसान सेमिया लता के साथ मिश्रित फसल के रूप में सब्जी की खेती भी करते हैं, जिससे कम जगह में 2 गुना मुनाफा मिलता है। ये देख रहा है सेमिया लता में कुसमीला लगा हुआ, और कोई अगर ये सेमिया लता में कुसमीला लगाया हो तो क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद सेमिया लता के बीच में जो इंटरक्रॉपिंग हुआ, इसमें हम प्याज लगाया, कोई मूली लगाया, कोई टमाटर लगाया, कोई फ्रेंच बीन, जो भी सब्जी लगाया उसके ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर में थोड़ा बताना चाहिए। केवल अभी फरवरी मार्च के लिए मैं बता रहा है। तो अभी देखिए गर्मी आ रहा है, तो पानी में माटी में वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसलिए पानी पौधा के लिए चाहिए। इसलिए पानी के कम होने के कारण सेमिया लता पौधा में ये पौधा श्रिंक हो जाएगा, तो लाह का पपड़ी अलग हो जाएगा। इसलिए अभी से ही सेमिया लता में पानी देना शुरू कीजिए।
उसके बाद अभी देख रहे हैं सेमेलता पौधा के बीच में इंटरक्रॉपिंग में बहुत तरह सब्जी आप लगाए होंगे, उसमें भी पानी दीजिए कि ये पानी सब्जी उब्जी के लिए भी काम करेगा, उसके पौधा के लिए भी काम करेगा। पौधा के लिए काम करेगा तो ला वहाँ जो बिहन बन रहा है वो सुरक्षित रहेगा और डाली में लगा के रहेगा, उसको बिहन का रूप में भी यूज कर सकता है। अगर ये सेमेलता पौधा में अभी पानी नहीं देंगे तो बिहन ला कर डाली से अलग हो जाएगा, तो बिहन का रूप में वो काम नहीं करेगा। उसके बाद पानी के चलते ये पौधा तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद देख रहा है ये पौधा में फूल आ रहा है, ये फूल से जो सेमेलता पौधा का बीज निकलेगा अभी का रेट में 2500 और 3000 रुपया किलो, 1 किलो ये बीज बेच रहा है। तो ये बीज भी आप पानी देने से बढ़िया करके बनेगा। लाह के कीड़ों को सेमिया लता का पौधा पसंद है। सेमिया लता पौधा एक बार लगाने के बाद 3-4 बार तक प्रयोग किया जा सकता है। लाह के कीड़ों को चढ़ने के बाद 6 माह तक रखा जाता है। ऐसे में कई किसान सेमिया लता में लाह पालन के साथ मिश्रित फसलें भी लगाते हैं। सेमिया लता लाह की मिश्रित फसल में कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे इन मिश्रित फसल में ऐसे कीटनाशी का प्रयोग ना करें जो कि लाह के कीटों के लिए हानिकारक हो। साथ ही खेत में खरपतवार को नहीं उगने दें, इसके लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करें। उसके बाद ये फरवरी मार्च में विशेष करके 15-15 दिन में कीटनाशक ये पौधा में, ये फूल में देना चाहिए, नहीं तो ये फ्रूट बरर, स्टेम बरर दुश्मन कीड़ा इसको खा के बर्बाद कर देगा। तो ये सेमेलता में ये जो बीज बचाने के लिए फूल में 15-15 दिन के लिए दवाई देने के लिए बताया, उसमें से फिब्रोनिल भी काम करेगा, लेकिन बढ़िया दवाई है हिमिडाक्लोपिड। इसको आपको 2 ml 15 लीटर पानी में घोल करा के छिड़काव कीजिए तो शत्रु कीड़ा मर जाएगी। उसके बाद सेमेलता पौधा में इंटरक्रॉपिंग करने के लिए मैं जोर दे रहा है, क्योंकि एक सेमेलता पौधा में लगा 200 ग्राम लाख निकलता है 6 महीना, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधा लगता है, तो एक पौधा में 200 ग्राम निकलेगा तो 20 कुंटल लाख 6 महीना मिलता है। 20 कुंटल लाख का भाव आज का रेट में किलो 1000 रुपया होगा तो 20 लाख रुपया 6 महीना में आएगा 1 हेक्टेयर में। लेकिन सब्जी नहीं लगाएंगे तो हिला से ही पैसा मिलेगा, लेकिन सब्जी लगाएंगे तो उतना खर्चों से सब्जी फिर 50 कुंटल साल में आता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 10 रुपया पर 1 किलो हिस्सा में बेचने से 50,000, सब्जी से 1 साल में 50,000, 1 हेक्टेयर में लाख से 20 लाख रुपया तो का आता है। खासकर महिला किसान के लिए लाह की खेती करने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। इतना ही नहीं, सेमिया लता में लाह की खेती करने से इसकी देखरेख करना आसान होता है। इससे समय समय पर इसमें दवाओं की छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। इस पौधे में लाह लगने से इसकी हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है। उसके बाद अभी जो लाह काटेंगे तो सेमिया लता को जमीन से सटा के काटना, तो जमीन से सटा के काटेंगे तो नया टहनी मिट्टी से आएगा तो हवा आने के बाद नहीं गिरेगा। ये काम आप कीजिए। उसके बाद अगर बिहन कटाई कर रहे हैं तो इसको बंडल बांध के कुसुम पेड़ में ला लगा दीजिए, ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ बढ़िया कटिंग करने का फिर 6 महीने के बाद फिर कुसमिला लगेगा। ये छोटा काम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये 2-3 शब्द बताया, लेकिन ये लाखों करोड़ बचाने का बुद्धि बताया, ये जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है, और वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से जानते हैं
KVK ज्वाले जिला दरभंगा के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर जगपाल से। बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है तालाब नहीं, वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक डायामीटर जो है 4 मीटर होता है, 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायामीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो हाइट होती है और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेके 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम लोग वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली, बायोटेक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। इस तकनीक ये मुख्यतः जो तकनीक है बायोफ्लॉक, इसमें होता क्या है कि जो है जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक होता ये है कि इसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एक असेंबलेज होता है। जो जैसे कि इसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लॉक्स है, तो इनको क्या होता है कि मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं। ये एक एज ए माइक्रोबियल प्रोटीन का काम करता है। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम उस टैंक पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजाति 10 बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पापदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम लेते हैं तो 1,000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं, उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम हो जाएंगे। 6 महीने 500 से 600 केजी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 केजी जो है 120 से 30 रुपये पर 100 केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग
लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी। बायोफ्लॉक विधि में साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा समय का हो, उपयोग का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें का जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। ये उन किसानों के लिए जिनके पास हमारे खुद की जमीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। भेड़ बकरियों में कई तरह की बीमारी लगती हैं, जिसमें से पीपीआर सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है। अगर समय रहते इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी भेड़ बकरियों में महामारी है। इसीलिए किसानों को इसके प्रति काफी सतर्क रहना चाहिए। यदि आप शुरू से ही पीपीआर रोग का टीकाकरण और दवा का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने की इसमें है कि कैसे बकरियों को पीपीआर से बचाएं। पीपीआर मतलब छेरा बीमारी। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या के नाम से भी जाना। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत, इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है और मरना मतलब आज इन्फेक्शन हुआ है, सिम्टम आना शुरू हुआ, 5-6 दिन में बकरियां मरना शुरू हो जाती है और आपके पास 10 बकरी है तो उसमें 7-8 की मोर्टलिटी होने की संभावना जरूर बनती है। मतलब कि कहने बताने है कि बहुत बीमारी है जिससे कि अपने बकरी पालक को बचाव, अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सके। प्रत्येक वर्ष दिलवाई जाती है तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से
के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें, और नहीं तो किसी भी अच्छे जो वैक्सीन बेचने वाले हैं, टीका बेचने वाले, उनसे संपर्क करके आप अपने सकते हैं। बहुत महंगी चीज भी नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है, टीका जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है, और 150 बकरियों का डोज। यदि एक बार इस पाउडर को आप घोल लेते हैं वैक्सीन देने सॉल्यूशन को, उसके बाद 2 घंटा के अंदर में आपको इस वैक्सीन को समाप्त कर लेनी है, नहीं तो ये किसी कम की। उसके बाद जो 100 ml की वाइल आती है, 100 बकरी का डोज आती है, 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी। इस तरह से सभी करके बाद क्या करना, अब किस समय बकरी को ये टीका दी जाती है। जब सीजन की बात करते हैं तो ये आपको बता दें हम पहले कि ये टीका जो होती है, एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कि वैसे दिन ही जिस जो इन्वायरमेंट मतलब कि हम लोग भी आराम महसूस कर रहे हो, ऐसे दिन में ही देना चाहिए। और उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है कि सुबह के समय में यदि टीकाकरण करते हैं तो बहुत बेहतरीन होती है। और सुबह में टीका करने के बाद, टीका देने के बाद कम से कम 2 घंटा तक बकरी को रहने दे घर। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी जरूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 देते रहना है, उसको देनी है। स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं, और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। यदि आप टीका नहीं दे और बकरी बीमारी, छेरा बीमारी हो जाती है, तब आपके साथ बहुत मुश्किल समस्या आ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, बकरी को बहुत ज्यादा निमोनिया है, उसकी नाक पोटाश के घोल से करते रहना है। इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल डालते रहें। उस बकरी को फीवर रहती है, इसलिए फीवर की दवा देंगे आप। जो भी पैरासीटामोल या मेलोक्सिकम प्लस आती है, ये दवा का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी लीवोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक 3 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अधिक दवा का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए और हानिकारक हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बरहई, जिला दरभंगा के नवनीत सिंह ने। आपने दुधारू पशुओं को यूरिया मोलेसिस खिलाने के फायदों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है।
यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है। यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये वृक्ष प्रत्येक दूध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस वृक्ष को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नांद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस वृक्ष को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह वृक्ष आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस वृक्ष पर मिट्टी आदि न लगे और इस वृक्ष को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस वृक्ष पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।